अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 6 जुलाई 2020। आज मैं थोड़ा सा चेंज ये कर रहा हूँ कि आज मैं एडिटोरियल नहीं करा रहा। डॉन न्यूज़पेपर में से जो है वो मैंने कुछ न्यूज़ ली थी, इंपॉर्टेंट न्यूज़, और ये पीडीएफ में है क्योंकि व्हाट्सएप पे मैंने देखा था कि काफ़ी लोग शेयर तो करते हैं डॉन न्यूज़पेपर, लेकिन जो ई पेपर होता है वो सिर्फ हेडिंग ही पढ़ी जाती हैं, बाकी जो है न्यूज़ नहीं पढ़ी जाती। तो ये थोड़ा सा मैंने चेंज किया था कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करूं ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। अच्छा, अब अगर आप देखें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज डिस्कस करनी है आपसे। अब मैंने स्टार्ट जो लिया है ये स्पोर्ट्स न्यूज़ से लिया है। आमतौर पे जो है पॉलिटिकल इंटरनेशनल न्यूज़ होती हैं, एंड में स्पोर्ट्स न्यूज़ होती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे स्पोर्ट्स न्यूज़ लिया। इसका वजह ये है क्योंकि काफ़ी लोगों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है। तो कुछ लोग जो हैं वो एडिटोरियल्स वगैरह स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनको इतना ज़्यादा मतलब पहले बैकग्राउंड वगैरह का नहीं पता होता, सियासत वगैरह का, तो उनको स्टार्ट में बहुत मुश्किल होती है। तो जब भी आपने स्टार्ट करना हो ना, तो इसको ना सोचा करेंगे जी हम एडिटोरियल से स्टार्ट करेंगे तभी हमारी इंग्लिश इंप्रूव होगी। यू जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट शोबिज़ में है, स्पोर्ट्स में है, जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है वहाँ से स्टार्ट किया करें। तो अब आज एक फ़ुटबॉल की न्यूज़ है और दूसरी मैंने क्रिकेट की न्यूज़ ली है इंज़मामुल हक़ के हवाले से। तो उस बताने का मकसद सिर्फ यही है कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो वहाँ से आप स्टार्ट हुआ करें। अब देखें, अब इस न्यूज़ में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ ये है कि जो है बायर्न म्यूनिख, उसने 4-2 से शिकस्त दी है बायर लेवरक्यूसन को, और इन्होंने डीएफबी कप का जो टाइटल है वो जीता है। तो बाकी जिसको इंटरेस्ट होगा तो आपको पढ़ने में जो है बोरियत महसूस नहीं होगी, तो कम से कम आपका जो है वो स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का पढ़ना। स्टार्ट हमेशा वहाँ से करें जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो, ठीक है। अच्छा, ये हमारी न्यूज़ हो गई। बाकी ये दूसरी न्यूज़ है उसको हम डिटेल में देखते हैं इंज़मामुल हक़ के हवाले से। इसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, इसको हम देखते हैं इंज़मामुल हक़ के हवाले से। अच्छा, अब दो इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इंज़मामुल हक़ के हवाले से जो इन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसमें इन्होंने दो चीज़ें क्लियर की हैं। दो जो बातें हमें मीडिया में नज़र आई ज़्यादा वो थी, एक तो दानिश कनेरिया के हवाले से थी। उसने कहा कि जी मैं हिंदू था तो इस वजह से है मुझे ज़्यादा मौक़े नहीं दिए गए और लोगों का बर्ताव भी मेरे साथ ठीक नहीं था। और दूसरी बात जो की गई वो ये की गई थी कि ये ग्रांड फ्लावर जो पाकिस्तान के साबिक बैटिंग कोच हैं, उन्होंने कहा कि जी एक दफ़ा मैंने यूनुस खान को बताने की कोशिश की कि भाई आप क्या गलती कर रहे हो, तो उन्होंने चाकू निकाल लिया था मेरे पे। तो इस बारे में, दोनों बातों के बारे में जो है ना, इंज़मामुल हक़ ने इस बात की नफ़ी की है और उनका कहना है कि तकरीबन कनेडियन ने 80% जो क्रिकेट है वो मेरे अंडर खेली है और मैं हमेशा उसको अपना ट्रम्प कार्ड समझता था और मैंने हमेशा उसके साथ कभी जो है वो अलग बर्ताव नहीं किया। एक ये चीज़ इनकार की है। और अगर देखो इसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, ठीक है। अगर हम इस हवाले से बात करें, इसकी दूसरी बातें भी इन्होंने बात की हैं वो करते हैं। पहले हम इसके देख लेते हैं। ये यूनुस खान के हवाले से इन्होंने बात की थी। तो इन्होंने कहा है कि जी मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर सकता कि भाई ग्रांड फ्लावर क्या बात कर रहा है। ख़ासतौर पर उन्होंने कहा कि वो इतनी देर बाद जाके उसने ये बयान दिया है कि भाई उस टाइम पे जो है उसने मेरे पे चाकू निकाल लिया था। और उसने कहा कि जी जितनी देर मैंने यूनुस के साथ खेला है मुझे पता है वो ऐसा बंदा नहीं है वो किसी शख्स पे चाकू निकाल ले, ठीक है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कुछ इनफरादी लोग होते हैं जो चाहते हैं कि क्या वो लाइमलाइट में रहें। तो और उसमें उन्होंने कहा तकरीबन 3 सालों बाद उसने ऐसी बात की है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है और इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो एक इन दोनों बातों की नफ़ी की है। और इसके अलावा इन्होंने साथ कहा है कि इन्होंने बात की है कि कौन कौन जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए आगे अच्छा साबित हो सकता है। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी जो है ना उनके पास पोटेंशियल है कि वो जो है वो ग्रेट साबित हों इस गेम के, ये बात है। और एक इंपॉर्टेंट और चीज़ जो इन्होंने अपने इंटरव्यू में कही थी वो ये कही थी कि जी अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड क्लास टीम बनना है तो पाकिस्तान को क्या है कंसिस्टेंट तौर पे परफॉर्मेंस दिखानी होगी, क्योंकि पाकिस्तान का प्रॉब्लम यही है कि आप एक दिन अच्छा करते हैं और फिर आपको नहीं पता होता अगले दिन आपकी क्या परफॉर्मेंस होगी। तो उन्होंने कहा कि बोथ एट बोर्ड एंड टीम लेवल पे जो है हमें क्या कंसिस्टेंसी दिखाना होगी। अच्छा, ये तो सिर्फ स्पोर्ट्स की न्यूज़ थी और ये न्यूज़ लेने का मकसद मेरा ये था कि आप लोग जो है कहीं से स्टार्ट लाजमी करें। एडिटोरियल में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो कुछ और स्टार्ट कर लें, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सीरियस न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने जो है ना वो पोलियो के ख़ात्मे के लिए है ना वो $60 मिलियन की जो है ना वो एड
जो है वो मंजूर की है। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक तो ये सप्लीमेंट्री एड है, क्योंकि उन्होंने पहले भी एड जो है वो पाकिस्तान के लिए है वो मुख्तस की थी। तो ये क्या है, ये सप्लीमेंट्री फ़ंड है, क्योंकि इससे पहले भी ये दे चुके हुए हैं। अच्छा, और ये किसके लिए है कि ये पोलियो के ख़ात्मे के लिए है ये एड दे रहे हैं। और ISDB क्या होता है, जितने भी नाम होते हैं और इनके सदर कौन है और जहाँ भी इनका सदर दफ्तर है वो आपको सारा पता होना चाहिए। जिस तरह ISDB क्या है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, और इसके जो है सदर वो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है जिन्होंने इसकी मंजूरी दी है। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, मैंने हाईलाइट की हुई हैं। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन से आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास इस हवाले से न्यूज़ आ गई थी पोलियो के रेडिकेशन के हवाले से। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ हेडलाइंस वगैरह दे रहा हूँ, इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। अब जिस तरह आपको पता है कि लोकस्ट्स का हमला हुआ था हमारी फसलों पे, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी। तो फिर इन्होंने पाकिस्तान में ये भी किया था कि किलो के हिसाब से भी है इन्होंने ख़रीदना शुरू कर दी थी इसमें सब्सिडाइज रेट्स पे। गवर्नमेंट ने पता नहीं, मेरे ख्याल में शायद 14-15 रुपये किलो या 20 रुपये किलो के हिसाब से, ताकि लोगों को किया था कि जो मकामी आबादी है उसको मोबिलाइज़ किया जा सके और इस जो टिड्डी ऐसे ख़ात्मे से इसका ख़ात्मा किया जा सके। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसमें क्या है कि गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है कि इसको लोकस्ट को, टिड्डियों को यूज़ करे क्या करने के लिए, बायो कंपोस्ट बनाने के लिए। अब ये क्या होता है, ये मतलब ये तो काफ़ी बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, आप इसकी डिटेल देखेंगे, लेकिन लोग घरों में भी करते हैं। एक तरह का ना एक फर्टिलाइज़र टाइप खाद टाइप चीज़ ये बना लेते हैं, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा पौधों को जो है ना वो नशोनुमा मिलती है, काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इस तरह का ये चीज़ है। तो उन्होंने कहा ये कंपोस्ट बनाने में ना हम इसको लोकस्ट को यूज़ करेंगे और इससे होगा क्या, आगे हम देखते हैं। अभी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है एक प्रोसेस में है कि वो अप्रूव करे, मंजूरी दे इस प्रोजेक्ट की कि मिलियंस ऑफ लोकस्ट को यूज़ करे, उन लोकस्ट को यूज़ करे, टिड्डियों को यूज़ करे जिन्होंने क्या है ये फार्म है हमारे उन पे हमला किया था। और क्या करें कि ये डेवलप करेंगे बायो कंपोस्ट, और इससे क्या होगा, विद द व्यू टू प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द कंट्री। और इसका फ़ायदा क्या होगा, इससे ऑर्गेनिक फार्मिंग में मदद मिलेगी। ठीक है, और ये जो पायलट टेस्ट है, यानी कि बिल्कुल इसकी टेस्टिंग जो है इस प्रोजेक्ट की, वो कहाँ से स्टार्ट की जाएगी, कैरी आउट की जाएगी, वो की जाएगी चोलिस्तान से और थर से। ठीक है, अच्छा, और इसका फ़ायदा इसमें क्या है हमें नज़र आ रहा है, ये सारी मैंने चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं, ज़रूर पढ़िएगा आप। तो इसका इकोनॉमिक बेनिफिट इस प्रोजेक्ट का ये होगा कि हमें तकरीबन 60 से 70% जो है ना वो इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ लो कॉस्ट 60 to 70% लोअर कंपोस्ट बनाने में मदद मिलेगी। और एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है हमारे पास वो तकरीबन 2.80 बिलियन और 2 सालों में होने की उम्मीद है। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा ये मतलब सारा ये आप डिटेल पढ़ लीजिएगा, इसका कितना फ़ायदा होगा अगर हम ये इस तरह बनाने में कामयाब हो गए कि एक तो ये इतना लोकस्ट है उससे हमें छुटकारा मिलेगा, और दूसरी चीज़ ये है हमारे वो फार्मिंग में भी, ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और इसके अलावा जो हम देख लेते हैं, और इसमें तो बेसिक आप यही है, पढ़ लीजिएगा। और अच्छा, अब एक और मसला हमारे पास जो आया हुआ था कि इसने CDA ने रोक दिया था मंदिर की तामीर, आपको पता है इस्लामाबाद में, तो काफ़ी ज़्यादा खासा पे इंटरनेशनल मीडिया में जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि जी पाकिस्तान में जो है वो जो अक़लियतें हैं उन्हें उनके मजहबी फ़राइज़ अंजाम देने का मौका नहीं दिया जाता। तो इस हवाले से जो है वो क्या किया CDA ने, CDA क्या है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने संडे को क्या कहा है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करने से पहले ना टेम्पल मैनेजमेंट, जो मंदिर की मैनेजमेंट थी, उसे ज़रूरत थी, वॉज रिक्वायर्ड टू गेट द साइट फॉर्मली डिमार्केटेड बाय द सिविक एजेंसी। उनके उसे ज़रूरी था कि वो पहले उसको डिमार्केशन उसकी कराते सिविक एजेंसी की से। तो और साथ उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा अप्रूवल ऑफ बिल्डिंग प्लान इज़ मैंडेटरी बिफोर कंस्ट्रक्शन वर्क बिगिंस, इट एडेड। तो वजूहत बता रहे हैं कि क्यों उन्होंने कहा है कि हमने रोकी है मंदिर की तामीर। अच्छा, और आगे इसमें यहाँ पे क्या बात करें, यहाँ पे कह रहे हैं क्योंकि फ्राइडे को ये रोकी गई थी, टेम्पल मैनेजमेंट को रोका गया था कि आप जो है इस फ्रॉम बिल्डिंग अ बाउंड्री वॉल एट द साइट, तो उस वजह से इनको वहाँ पे रोका गया था। काफ़ी ज़्यादा आपको पता है कि टेंशन क्रिएट हो गई थी पाकिस्तान में कि जी ये मंदिर क्यों इस्लामाबाद में तामीर किया जा रहा है। अब इसकी वजह ये भी अब हमें वहाँ पे नज़र आ रही है कि इस्लामाबाद में है ना अभी कोई भी हिंदुओं के लिए मंदिर वहाँ पे नहीं है, तो उस हवाले से उन्होंने बात की है। अच्छा, अब इसमें इन्होंने एक चीज़ जो और इम्पोर्टेंट बात की है ना, वो ये की थी कि एक मिनट, यहाँ पर इन्होंने कहा था कि बेसिकली इसमें यही कहा है कि जी हमने इस वजह से नहीं किया कि वो
हिंदू है, इसको आप मज़हब का मसला ना बनाएं। उन्होंने कहा सिर्फ उनको एक ज़रूरत थी, जिस तरह ये पहली लाइन में यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे कि अप्रूवल बिल्डिंग प्लान मैंडेटरी था, किस चीज़ से पहले, कंस्ट्रक्शन वर्क से पहले। अच्छा, और आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम देखते हैं, वो है हमारे पास another lengthy session of NA set to begins on 8। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैंने हाईलाइट भी की हुई हैं, मैं आपसे डिस्कस भी करता हूँ। अच्छा, अब उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक हफ़्ते बाद जो हमने 26 डे का बजट सेशन देखा था, तो गवर्नमेंट ने क्या ऐलान किया है, किस चीज़ का फ़ैसला किया है कि वो एक और सेशन बुलाए नेशनल असम्बली का, कब से, जुलाई 8 से, और तो ताकि क्या हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके कि जितने आपने मिनिमम नंबर ऑफ सिटिंग्स करनी है पूरे साल में। अब आप देखें कहाँ पे हमारे पास ये मौजूद है कि कितनी आपने सिटिंग्स करनी है नेशनल असम्बली में। तो हमारे पास आर्टिकल 54(2) है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, और वो क्या कहता है, वो कहता है अंडर आर्टिकल 54(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द नेशनल असम्बली इज़ रिक्वायर्ड टू बी इन सेशन फॉर अ मिनिमम ऑफ 130 डेज़ इन अ पार्लियामेंट्री ईयर। कि नेशनल असम्बली को ज़रूरत है कि वो सेशन में रहे कि मिनिमम कितने दिनों के लिए, 130 दिनों के लिए पार्लियामेंट्री साल में। अच्छा, अब पहले तो हम ये देखते हैं कि क्यों इन्होंने कहा है और इसमें क्या क्या चीज़ें इन्होंने डिस्कस करनी है। ये 8 जुलाई से ये इजलास बुलाया जा रहा है। अच्छा, अब इसमें ये चीज़ें डिस्कस करेंगी, उसमें उन्होंने कहा है कि जी गवर्नमेंट का प्लान है कि वो जॉइंट सिटिंग बुलाए पार्लियामेंट की इस नेशनल असम्बली के सेशन में, और कौन कौन से जो अभी कवानीन नहीं पास हो सके उन्हें पास कराया जा सके, और उनमें कौन कौन से कवानीन शामिल हैं। उसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल है, और उसमें उन्होंने कहा है कि to allow members to speak on the Kashmir issue on the first anniversary of the Indian government's decision to annex occupied territory through a controversial constitutional amendment on August 5th last year। अच्छा, अब ये आपको जिस तरह पता है कि पिछले 5 अगस्त 2019 को ये स्पेशल स्टेटस था कश्मीर में, वहाँ पे इंडियन हेल्ड कश्मीर में ये लोग हैं उनका स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया गया था। तो उसके बाद से जितने जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं, तो उसकी जो है फर्स्ट एनिवर्सरी आने लगी है 5 अगस्त को। तो इस हवाले से ने कहा कि जी मेंबर्स को अलाउ किया जाएगा कि वो बोलें इस कश्मीर इशू पे, क्योंकि ये जो फर्स्ट एनिवर्सरी आ रही है कि गवर्नमेंट का डिसीजन था कि वो अनेक्स करे ऑक्यूपाइड टेरिटरी को, किस तरह, एक मतनाज़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए। तो अब जितने भी आप एडिटोरियल वगैरह ओपिनियन वगैरह पढ़ेंगे, तो ये जो August 5 लास्ट ईयर हुआ था और इसके क्या रिपरकशंस हुए थे, साल में क्या क्या नेशनल इंटरनेशनल उसके रिपरकशंस थे, वो सारे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपको मटेरियल यहाँ से मिलेगा अगले कोई आप कह लें कोई 1 महीने में, कि जैसे जैसे August 5 जो है वो करीब आएगी। अच्छा, और ये चीज़ हो गई कि उन्होंने कहा जी 130 दिन जो है वो इनको होना चाहिए सेशन में। तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको ज़रूर पढ़िएगा 54। ठीक है। अच्छा, अब मसला पता है क्या, मसला ये है कि उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री ईयर है ना प्रेजेंट असेंबली का, वो स्टार्ट होता है 13 अगस्त को। और एक और मसला क्या है कि नेशनल असेंबली ने अब तक 104 सिटिंग्स की हैं। तो और जैसे उन्होंने क्या कहा है कि आर्टिकल हमारा ये 54(2) है, वो ये कहता है कि 130 दिन जो है ना वो आपने क्या है मिनिमम आपका सेशन होना चाहिए पूरे साल में, पूरे पार्लियामेंट्री ईयर में। तो अब 104 सिटिंग्स हो गई हैं, तो पीछे कितने रह गई, 26 सिटिंग्स रह गई। अच्छा, अब इस इट मस्ट बी इन सेशन फॉर अनदर 26 वर्किंग डेज़ बाय August 13। तो August 13 तक इसको मज़ीद 26 वर्किंग डेज़ जो है वो इन सेशन होना ज़रूरी है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ जो है कि क्या क्या चीज़ें इसमें, ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल और कश्मीर इशू जो है वो उम्मीद है कि डिस्कस किया जाएगा इस जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट में। अच्छा, अब कहने को तो ये 100 कितने दिन है बताए थे यहाँ पे, 104 दिन है कि इन्होंने कहा यहाँ पे इन सेशन रहे हैं, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो ये कितने बनते हैं, सिर्फ 69 डेज़ बनते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि 2 सैंडविच डेज़ होते हैं। जिस तरह अगर एक फ्राइडे का दिन है और एक मंडे का दिन है, तो बीच में सैटरडे संडे आया ना, तो उसको क्या किया है, आर ऑल्सो काउंटेड एज वर्किंग डेज ऑफ द असेंबली। तो अब ये 4 दिन भी अगर हो गया ना, फ्राइडे को इजलास है, मंडे को इजलास है, तो बीच में 2 छुट्टियां हैं ना, उसको भी ये गिन लेते हैं वर्किंग डेज। तो उन्होंने कहा वैसे तो आप हम कह सकते हैं कि जी 104 दिन ये रहे हैं इन सेशन, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ 69 डेज़ रहे हैं, क्योंकि वो बीच में 2 दिन आ जाते थे सैटरडे संडे के, तो वो भी काउंट हो गए हैं किस तरह, एज वर्किंग डेज ऑफ द असेंबली।
अच्छा, और ये मज़ीद डिटेल आगे बताई हुई है आर्टिकल 54(2) की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, कि क्या है कि देयर शैल बी एट लीस्ट 3 सेशंस ऑफ द नेशनल असेंबली एवरी ईयर एंड नॉट मोर देन 120 days शैल इंटरवीन बिटवीन द लास्ट सिटिंग ऑफ द असेंबली इन वन सेशन एंड द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट सिटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। तो ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि कितने दिन जो है वो इन सेशन होना चाहिए, और ये जो इजलास अभी बुलाया जा रहा है क्यों बुलाया जा रहा है, क्या इसमें बातें डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है अब ये जब इजलास होगा तो उस वाले से एडिटोरियल ओपिनियन भी होंगे, तो आपको वो सारा पता होना चाहिए कि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि इतने इनको इजलास बुलाने हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि फ़ौरन उसके बाद इतना जो तवील जारी रहा हमारे पास सेशन बजट के हवाले से, तो उसके फ़ौरन बाद इन्होंने 8 जुलाई से दोबारा इसलिए बुला रहे हैं कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है 130 दिनों वाली वो पूरी करनी है कि इतने दिन सेशन जो है वो बुलाया जाए ड्यूरिंग द पार्लियामेंट्री ईयर। अच्छा, अब इसमें उन्होंने क्या बताया है कि उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं वो खालिद जावेद ख़ान हैं, और साथ अच्छा ये मैंने हाईलाइट यहाँ पे इसलिए किया था कि नाम जितने भी आया करें ना उनको आप ज़रूर याद रखा करें कि इस वक्त अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन है, खालिद जावेद ख़ान है, और हमारे पास नेशनल असम्बली के स्पीकर कौन है, असद कैसर हैं। तो इस तरह जितने भी आपको नाम वगैरह मिला करें तो उनको ज़रूर हाईलाइट कर लिया करें। अच्छा, और इसमें हम देख लेते हैं। अच्छा, अब इन्होंने कहा है कि जो इंडिया में केसेस की तादाद जो है ना कोरोना वायरस की वो 7 लाख तक हो गई है, और इंडिया जो है वो 3rd वर्स्ट हिट कंट्री हो चुका हुआ है। क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे तो इंडिया जो है हैज़ ओवरटेकन रशिया, यानी कि रशिया से ज़्यादा केसेस जो है ना वो इंडिया के हो गए हैं, और ये तीसरे नंबर पे आ गया है इस नोवेल कोरोना वायरस के हवाले से, और इसके केसेस की तादाद है 7 लाख। और जो लेटेस्ट डाटा है वहाँ से हमें ये पता चला है इस द आउटब्रेक शोज़ नो साइन ऑफ स्लोइंग, और हमें कोई साइन नज़र नहीं आ रहे कि इस केसेस की तादाद में कमी हो। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि कितने हमारे पास नए केसेस आए हैं यहाँ पे, और उन्होंने कहा तकरीबन 20,000 डेथ्स जो हैं वो इंडिया में हो चुकी हुई हैं जब से हमारे पास पहला केस जो है वो सामने आया था, कब, जनवरी में। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, ये हाईलाइट करने से रह गई है कि इंडिया जो है वो अब तीसरा वो मुल्क बन चुका है, वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री, और पीछे मतलब पहले और दूसरे नंबर पे कौन से ममालिक रह गए हैं, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स और ब्राज़ील। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स है हमारे पास, फिर ब्राज़ील है हमारे पास, और फिर हमारे पास अब इंडिया आ गया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस हैं और सबसे ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप इसकी मज़ीद डिटेल पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा जो है एक और ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ज़ाहिर है सारे मुसलमानों के हवाले से थोड़ी तकलीफ दह न्यूज़ भी है कि ये सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया था कि हज हेल्थ मेजर्स ने ऐलान किए हैं डोमेस्टिक पिलग्रिम्स के लिए, क्योंकि इस दफ़ा जो है वो बाहर से किसी को इजाज़त नहीं है कि वो आके हज कर सके। तो इसमें थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये थी कि उन्होंने SOPs जारी की हैं कि किस तरीके से हम जो है ये हज के मौके पर जो है इसको स्प्रेड को फैलाव को रोक सकें इस कोरोना वायरस के हवाले से। और 2020 हज सीज़न जो है ना, तो इन्होंने क्या बैन की है, पाबंदी लगा दी है गैदरिंग्स पे, लोगों के इकट्ठा होने पे, और मीटिंग्स में किसके दरमियान, इनके पिलग्रिम्स के जो वहाँ पे आएंगे ये अपना फरीज़ा अंजाम देने उनको। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि इन्होंने कहा है कि सिर्फ 1000 लोग आएंगे वहाँ पे, और उसमें क्या है, मुस्लिम्स अब्रॉड फ्रॉम द राइट फॉर द फर्स्ट ईयर इन मॉडर्न टाइम्स आफ्टर बारिंग मुस्लिम्स। बारिंग होते हैं किसी चीज़ को रोक देना, तो मुसलमानों को रोक दिया गया है बाहर से आने से, आके अपनी मजहबी रसूमात अदा करने से। तो सिर्फ वहीं पे ये लोग रहते हैं ना, और वो भी सिर्फ 1000, उन्हीं को इजाज़त होगी कि वो यहाँ पे ये फरीज़ा सर अंजाम दे सकें। अच्छा, और उसमें ये क्या एक और चीज़ जो है वो ये है कि टचिंग द होली काबा विल बी बैंड ड्यूरिंग हज दिस ईयर, और इसको आप टच नहीं कर सकेंगे होली काबा को, इसको पेपर बंदी होगी इस साल। और साथ ही है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उन्होंने कहा कि जी आपने 1.5 मीटर का डिस्टेंस रखना होगा। और साथ ये कह रहे हैं कि ये उन्होंने स्टेटमेंट जो है ये जारी की थी कि ये SOPs जो हैं वो फॉलो करने होंगे। ठीक है, तो बस ये न्यूज़ इस लिहाज से अहम थी कि जो अब्रॉड से है वो किसी को इजाज़त नहीं होगी कि वो हज कर सके, सिर्फ वहीं पे जो लोग रहते हैं 1000 लोग, वो भी प्रॉपर SOPs फॉलो करने के बाद तो वो ये फरीज़ा अंजाम दे सकेंगे, और साथ जो है होली काबा को छूने की इजाज़त नहीं होगी। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एक और हमारे पास ये है कि फ़ॉरेन ऑफिस ने बुलाया है इंडियन एनवॉय को, क्योंकि वो ताकि अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराए, क्योंकि 5 लोग जो है वो ज़ख्मी हुए थे जब
LOC लाइन ऑफ कंट्रोल अक्रॉस LOC से जो है फायरिंग की गई, तो 5 लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हमारे पास। तो उन्होंने कहा फॉरेन ऑफिस ने बुलाया है सीनियर इंडियन डिप्लोमेट को कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराए कि ये सीज़ फायर वायलेशंस इंडिया की जानिब से की गई हैं। और साथ मिलिट्री का क्या कहना था कि जी 5 शहरी जो है ना वो उसका ज़ख्मी हुए इंडियन फायरिंग की वजह से, कहाँ पे, नक्याल सेक्टर में। और ISPR इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस की जानिब से मंडे को क्या कहा गया कि ये ज़ख्मी हुए हैं 5 लोग, उसमें 3 छोटे लड़के थे और 2 ख़वातीन थीं, वर इंजर्ड, वो ज़ख्मी हुए किसकी जानिब से, अनप्रोवोक्ड सीज़ फायर वायलेशंस बाय इंडियन आर्मी ट्रूप्स अलॉन्ग द LOC इन नक्याल सेक्टर ऑन संडे नाइट। उन्होंने कहा वहाँ पे जो बिला इश्ताल फायरिंग थी इंडियन आर्मी ट्रूप्स की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पे नक्याल सेक्टर में संडे नाइट को, तो उसकी वजह से है ये शहरी जो लोग थे वो ज़ख्मी हुए। तो साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी ट्रूप्स ने भी जो है इसका जवाब दिया इफ़ेक्टिवली, यानी मौसर तरीके से, ये जो इंडिया ने फायरिंग की थी उसका। अच्छा, अब उसके बाद हम देख लेते हैं लास्ट न्यूज़ आज की हमारे पास है, वो ये है कि इंडिया चाइना दोनों ने कहा है कि जी हम बॉर्डर डिसंगेजमेंट कर रहे हैं, यानी हट रहे हैं पीछे जितना तनाव का जो कैफियत तारी हुई थी। जब से आपको पता होगा कि इसमें 20 लोग जो मारे गए थे इंडिया के, और जिसकी वजह से मोदी पे भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ गया था कि जी इन्होंने, चाइना ने आपके 20 बंदे मार दिए और आपने कुछ नहीं किया। तो उसके बाद जो हालात काफ़ी जो है वो टेंस थे, तो इंडिया और चाइना दोनों ने कहा है कि हम जो हैं वो बॉर्डर से डिसंगेजमेंट कर रहे हैं, इस प्रोसेस कर रहे हैं, और मतलब ये प्रोसेस में है ताकि ये कशीदगी है बॉर्डर पे उसको कम किया जा सके। अच्छा, अब इन्होंने क्या कहा है इसको थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं कि हम वहाँ से डिसंगेज कर रहे हैं, यानी फ़ौजी है वहाँ से वो हटा रहे हैं फ्रंट लाइन ट्रूप से। और क्योंकि उन्होंने कहा कि तकरीबन 1 महीने का हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा था वहाँ पे डिस्प्यूटेड पार्ट ऑफ देयर बॉर्डर में, जहाँ पे जो जून में जो है एक लड़ाई हुई थी, उसमें 20 इंडियन जो सोल्जर्स थे, फ़ौजी थे, वो मारे गए थे। अच्छा, अब उसमें एक और चीज़ जो आ रहा है कि जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, उनकी फ़ोन पे बात हुई और उसमें उन्होंने जो इश्यूज़ डिस्कस किए, उसमें ज़ाहिरी बात है ये इनका जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है हमारे पास, वहाँ उस हवाले से भी बातचीत की गई। और रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने इस बात पे एग्री किया कि जी यो अमन कायम करना जो है ना इंडिया चाइना बॉर्डर पे, वो बहुत ज़रूरी है ताकि यो डेवलपमेंट हो सके, इनके यो दोनों के बायलैटरल रिलेशंस हैं, ताल्लुकात हैं। और यो उन्होंने कहा यो अभी डिसंगेजमेंट प्रोसेस शामिल है LSAPA, तो उन्होंने कहा इसके लिए हमें कंप्लीट करना होगा इसे एक्सपेडिशियसली, यानी कि जल्दी ही इसको कंप्लीट करना होगा, ऐसा कहना था मिनिस्ट्री की जानिब से मंडे को। और उन्होंने कहा कि वो इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री थे, उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस को ये बताया कि चाइनीज़ ट्रूप्स वर ऑब्जर्व रिमूविंग टेंट्स, के चाइनीज़ ट्रूप्स जो हैं वो उनको देखा गया है कि वहाँ से वो टेंट्स रिमूव कर रहे थे उस मतनाज़ा इलाके से, एंड स्ट्रक्चर्स कहाँ से, नियर द गंदवान वैली अलॉन्ग द डिस्प्यूटेड बॉर्डर, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड एरिया के साथ जो इनके सारा एरिया था, तो वहाँ से उन्होंने कहा कि देखे गए हैं कि जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं वो अपना टेंट जो है वो रिमूव कर रहे हैं। और साथ लेकिन उन्होंने क्या बताया कि ही स्पोक ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, कि भाई मेरा नाम जो है ना वो जाहिर ना किया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो उसे इजाज़त नहीं है कि वो रिपोर्टर से बात कर सके। लेकिन अगर बात की जाए कि चाइनीज़ विड्रॉल की, यही बात जब इन्होंने कहनी स्टार्ट की कि भाई चाइना वाले विड्रॉ कर रहे हैं, वहाँ से टेंट अपने उतार रहे हैं उनके फ़ौजी, तो चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन थे ज़ाओ लीजियन, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सिर्फ कहा कि दैट द टू साइड्स मेड पॉजिटिव प्रोग्रेस इन डिसएंगेजिंग फ्रंट लाइन ट्रूप्स एंड ईजिंग द बॉर्डर सिचुएशन विद इफेक्टिव मेजर्स इन द थर्ड राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स ऑन जून 30th। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जी जो प्रोग्रेस हुई है कि दोनों ममालिक जो हैं ये वहाँ पे क्या करें कि इफ़ेक्टिव मेजर्स लें। जो हमारी मिलिट्री टॉक्स हुई थी 30 जून को, तो उन्होंने सिर्फ ये कहा। इंडिया की तरफ से तो काफ़ी बड़ा चढ़ा के बात की गई कि वो तो भाई अपने टेंट फौजी उठा के जो है ना वो वापस जा रहे हैं, तो लेकिन जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि जी ठीक है, बातें हुई हैं हमारी और इंडिया के दरमियान, और उसमें जो है वो इफ़ेक्टिव मेजर्स लेने पे एग्री किया गया है जून 30 को। अच्छा, अब उसमें ने कहा कि दोनों साइड्स ने ब्लेम किया था कि जून 15 का जो क्लैश हुआ था इसमें कराकोरम माउंटेन्स ऑफ लद्दाख में, और वहाँ पे क्या ऐसा किस बात पे ये सारा झगड़ा वगैरह हुआ था, ये कहा जाता था कि इंडिया जो है ना वहाँ पे स्ट्रेटेजिक रोड जो है वो बना रहा है, जो कनेक्ट करेगी रीजन को
रीजन को किससे, टू एन एयर स्ट्रिप से, और वो किसके करीब है, चाइना के करीब है। और उसमें एक अहम बात ये थी कि ये फाइट हुई थी ना जिसमें 20 लोग मारे गए थे, वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ था फिस्ट के साथ, क्योंकि बट नॉट विद फायर आर्म्स, और इसमें कोई गोली शोली नहीं चली थी, डेफरिंग टू एन एग्रीमेंट नॉट टू यूज़ दैम, क्योंकि एक एग्रीमेंट के मुताबिक नई चीज़ें नहीं यूज़ करनी थी। तो उन्होंने कहा कि इंडिया सेड 20 ऑफ इट्स सोल्जर्स वर किल्ड एज वर चाइनीज़ सोल्जर्स। तो इंडिया ने तो ये भी कहा कि भाई 20 तो हमारे फ़ौजी मारे गए हैं और चाइना के भी फ़ौजी मारे गए हैं, लेकिन जो चाइनीज़ ऑफिशियल से उन्होंने क्या किया है, हैव नॉट कन्फर्म्ड एनी कैजुअलिटीज़, लेकिन उनकी जानिब से कोई कन्फर्म नहीं किया गया है कि जी हमारी कोई कैजुअलिटीज़ हुई हैं। अच्छा, और इसमें आप ये देख सकते हैं, तो इसमें थोड़ी ये हिस्ट्री वगैरह बताई हुई है, ये भी आप पढ़ सकते हैं कि चाइना और इंडिया ने है वो जंग लड़ी थी 1962 में। किस चीज़ के लिए लड़ी थी, उनका जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, एरिया जो कवर करता है तकरीबन कितना 3500 किलोमीटर का, और ये ट्रूस की वजह से जो है वो ये फाइटिंग जो है इख्तिताम पजीर हुई थी, एंड द क्रिएशन ऑफ LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो वहाँ से ये हमें वजूद में आया था इसका LAC का, विच स्ट्रेचेस फ्राम लद्दाख इन द नॉर्थ टू इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम इन द नॉर्थ ईस्ट। तो और ये कहाँ से स्ट्रेच होती है, लद्दाख से इन नॉर्थ से, और कहाँ तक जाती है, इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम तक, और वो कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में है। और ने कहा द टू कंट्रीज हैव बीन ट्राइंग टू सेटल देयर बॉर्डर डिस्प्यूट सिंस द अर्ली 1990s विदाउट सक्सेस। उन्होंने कहा बिल्कुल 1990 के शुरू से है, दोनों ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो बॉर्डर डिस्प्यूट हैं उनको हल किया जा सके, लेकिन अभी तक उसमें कामयाबी नहीं हुई है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेड एन अनअनाउंस्ड विजिट ऑन फ्राइडे टू मिलिट्री बेस इन लद्दाख। उन्होंने कहा इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, वो भी जो है वो बगैर बताए वो कहाँ पे गए, मिलिट्री बेस गए लद्दाख में, टेलिंग ट्रूप्स डेज ऑफ एक्सपेंशनिज्म आर ओवर। कि उन्होंने कहा कि जी जिस तरीके से ये चाइनीज़ वगैरह कर रहे थे कि जी अपने और जो उसको मतलब एरिया को जो है उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश करें, जो डिस्प्यूटेड एरिया है, एक्सपेंशनिज्म मतलब बढ़ाना, मतलब जिस तरीके से ये डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे ये यहाँ पे चाइनीज़ फ़ौजी, तो वहाँ पे जाके मोदी ने अपने फ़ौजियों को जाके बताया कि ये जो एक्सपेंशनिज्म का जो दौर था वो ख़त्म हो चुका है, कि जिस तरह चाइना जो है वो डोमिनेट करने की कोशिश करता था, क्योंकि ज़ाहिर है मोदी पे बहुत ज़्यादा, जिस तरह मैंने आपको बताया, प्रेशर आ चुका हुआ था कि आपने कुछ नहीं किया, तो उस असर को ज़ायल करने के लिए वो वहाँ पे मिलिट्री बेस में गया था लद्दाख में, तो ताकि जो टेंशन है और वहाँ पे वापस वहाँ पे इंडिया में भी जो कहा जाता है कि जी मोदी ने जो है वो स्ट्रॉन्ग स्टेप्स नहीं लिए और सफारतकारी भी मजबूत नहीं थी, जिसके नतीजे में जो है 20 फ़ौजी मारे गए हैं। तो इस वजह से जो है मोदी ने वहाँ का दौरा भी किया था और वहाँ जाके अपने फ़ौजियों को बताया था कि जी जो दिन हैं एक्सपेंशनिज्म के वो ख़त्म हो गए हैं। तो ये बेसिकली आज मैं थोड़ा सा चेंज किया था ये PDF में न्यूज़ वगैरह लेके, तो आप ज़रूर बता दीजिएगा कि ये बेहतर है कि नहीं, क्योंकि अगर हम इसमें हफ्ते में 1-2 दफ़ा इस तरह का कोई एक सेशन कर लिया करें तो एडिटोरियल वगैरह जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको पता होगा। जिस तरह आज तो इसमें न्यूज़ नहीं थी, लेकिन जो हमारे पास हांगकॉन्ग सिक्योरिटी लॉ आया हुआ है तो उसकी भी बेस आपके पास बन जाएगी। जिस तरह ये अब आपको पता चल गया होगा इशू क्या है हमारे पास इंडिया चाइना का, तो इस हवाले से कोई एडिटोरियल आएगा, वहाँ पर भी आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये नेशनल असम्बली के कॉन्स्टिट्यूशन वाली इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो ज़रूर पढ़िएगा, और जो पहला इंज़माम उल हक़ वाली न्यूज़ थी वो उस तरह तो इम्पॉर्टेंट ना हो, लेकिन जो है आपके एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए उस तरह की न्यूज़ जो है वो मैंने शामिल की थी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा मैं चेंज लाता रहता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है अगर आप लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे तभी ये इस सिलसिले को जारी रखूँगा, नहीं तो वापस पुराने वाले एडिटोरियल पे ही आ जाऊँगा। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।